दोस्तों, मैं स्मिता शंकर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के वर्ष 2011 के प्रश्न पत्र को। इसमें हम आज CDP के भाग को सॉल्व करेंगे, भाग 1 को। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तथा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह आपकी आगामी परीक्षा में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। यह सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार में ही आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि आपको UP टेट, C टेट, MP टेट तथा बहुत सारे TT एग्ज़ाम में मदद करेगा। यह CDP सेक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार के प्रश्न पत्र का सबसे पहला प्रश्न है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? तो किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का मेन कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण तथा पास पड़ोस का वातावरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तीनों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संवेग क्या है? प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि संवेग शरीर को उत्तेजित करने वाली दशा को कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी सही है, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन। प्रश्न 3 है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? पाठ्यपुस्तक का चयन, पठन, रुचि, अनुभव या जिज्ञासा। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए रुचि उसमें होना चाहिए, तभी हम पढ़ सकते हैं। हमें अनुभव होना चाहिए, हमारे पास हम पाठ्य पुस्तक पठन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो है जिज्ञासा। बिना जिज्ञासा का हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ सीख नहीं सकते। इसलिए सीखने का सबसे प्रथम सोपान जो होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है जिज्ञासा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? हम जानते हैं कि बच्चा सबसे पहले कुछ भी सीखता है तो वो अपने परिवार में सीखता है, अपने परिवार के सदस्यों, अपने अभिभावकों के थ्रू ही सीखता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा परिवार। विद्यालय तथा पास पड़ोस सेकेंडरी स्टेज में आते हैं, प्राइमरी होता है परिवार। सबसे पहले बच्चा कुछ भी सीखता है तो वो अपने परिवार से सीखता है। अगला प्रश्न है, बालकों में, प्रश्न संख्या 5 अंत में है, पहले 6 हम लोग कर लेते हैं। 6 है, बालकों में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो यह प्रश्न है कुप्पुस्वामी के थ्योरी से। उनके अनुसार परिवार का वातावरण बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। हम आगे पढ़ेंगे कुप्पुस्वामी के बारे में, उनके थ्योरी के बारे में अपने अगले वीडियो में। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों में शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए किस चीज़ पे? अपने पहनावे पे? बिल्कुल नहीं। अनुशासन पे? व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर? जी हाँ। पाठ्यक्रम पर? नहीं। इसका सही आंसर होगा कि विशिष्ट बालक को शिक्षा देने हेतु शिक्षक को उस बालक की क्या आवश्यकता है, उस बालक को पढ़ने में क्या समस्या आ रही है, सीखने में क्या समस्या हो रही है, इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि पहनावे, अनुशासन और पाठ्यक्रम पर। अगला प्रश्न है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? समायोजन शिक्षा को समावेशी शिक्षा भी कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाया जाता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाता है, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उपरोक्त सभी यानी सभी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं हो पाया जाता है? तो हम जानते हैं कि सृजनात्मक बच्चा, उसकी प्रवृत्ति खोजपूर्ण होती है, उसकी अच्छी अंतर्दृष्टि होती है, क्रियाशीलता भी उसमें पाया जाता है, लेकिन रुचि सीमित नहीं होता है सृजनात्मक बच्चा का। उसे एक से अधिक विषय में भी रुचि हो सकती है। वह जरूरी नहीं कि खेलने में अच्छा है तो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, या पढ़ने में अच्छा है तो डांस में अच्छा नहीं होगा।
वो गाना भी गा सकता है, डांस भी कर सकता है, खेल भी सकता है, हर एक चीज़ कर सकता है। उसकी रुचि कभी भी सीमित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को शारीरिक दंड देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें कभी भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना है। उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। हाँ, शिक्षक को जानना चाहिए कि बच्चा असामाजिक व्यवहार क्यों कर रहा है, उसे उपदेश देना चाहिए। उपदेश शिक्षक को कभी भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। शिक्षक बच्चों के लिए सुविधादाता होता है, फैसिलिटेटर की जैसे शिक्षक वर्क करता है। उपदेश देने का कार्य शिक्षक का बिल्कुल नहीं होता है। उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। इसे भी पनिशमेंट के अंदर रखा जाता है और हमें पनिशमेंट बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11वां, कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? हम जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के अध्ययन से है, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से भी है, सीखने के तरीकों को भी शिक्षा मनोविज्ञान से जोड़ा गया है, लेकिन संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, संचार माध्यमों के अध्ययन को शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? हम जानते हैं और हम पढ़ेंगे भी आगे कि विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। यह विकास का सिद्धांत है कि विकास हमेशा लंबवत नहीं होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है, यह स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है हमेशा। विकास क्रमबद्ध होता है, यह भी विकास का सिद्धांत है। विकास निरंतर होता है, यह उम्ब टुटुम्ब चलता है। जन्म के समय प्रारंभ होता है और मृत्यु तक जाता है, निरंतर चलता है, होता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है पूरे जीवन में विकास। तो इसका सही आंसर है कि विकास मशीनी प्रक्रिया है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। हम जानते हैं कि विकास का बहुत सारा सिद्धांत है, 12 सिद्धांत है। हम बाल विकास का सिद्धांत जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं। जैसे कि इसमें से कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह लंबवत ना होकर वर्तुलाकार है, क्रमबद्ध है, निरंतर है। ऐसे ही एकीकरण का सिद्धांत होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, विकास का दिशा का सिद्धांत, आंशिक पुनर्बलन, ये सब कुछ और विकास के सिद्धांत है। अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के पीडीएफ को अगर आपको चाहिए इस वीडियो का पीडीएफ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाके आप एक लिंक देखेंगे, उस लिंक से आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए हम अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था किशोरावस्था है। किशोरावस्था को बाल विकास की सबसे कठिन अवस्था माना गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाल विकास की कौन सी अवस्था में बच्चे का विकास या बच्चे की वृद्धि सबसे तेजी से होती है, तो अगर सबसे तीव्र पूछी जाए वृद्धि तो वो है बाल्यावस्था, लेकिन सबसे जटिल अवस्था अगर पूछी जाए तो वो है किशोरावस्था। इसी अवस्था में बालक और बालिका दोनों में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, किशोरावस्था में ही। स्टेनले हॉल के द्वारा अवस्था को कठिन संघर्ष या तूफानी दौर या क्रांतिकारी परिवर्तन की अवस्था भी कहा गया है, स्टेनले हॉल के द्वारा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यह है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। हाँ, ये सही है। प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर नहीं। स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर बिल्कुल नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक है, जिनमें से पर्यावरण भी एक कारक है, स्वास्थ्य भी है, आहार भी है, ये सभी। डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है?
क्या वह पुस्तक को आंखों से निकट लाकर पढ़ता है? हम कई बार अपनी कक्षा में देखते हैं कि कई बच्चे पुस्तक को बहुत ही ज़्यादा नज़दीक रख लेते हैं अपनी आंखों से। वो आंशिक रूप से दृष्टि युक्त दोष युक्त बालक होते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, ए। अगला ऑप्शन देखते हैं, वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न देखने की शिकायत करता है। यह भी कई बार होता है दृष्टि दोष युक्त बालक के साथ। श्यामपट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक में सही नहीं उतार पाता है। हाँ, आंशिक रूप से जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है वो सही से नहीं लिख पाते हैं जो लिखा रहता है ब्लैक बोर्ड पे, श्यामपट्ट पे। उपरोक्त सभी, डी इसका सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्लेवे स्कूल को, घर को, या ये सभी को? आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा कभी भी स्कूल बिना कुछ सीखे, बिना कोई भाषा सीखे नहीं जाता। बच्चा कभी भी स्कूल जाता है तो उसके साथ उसका अपना एक भाषा रहता है। वो अपना समृद्ध भाषा के साथ स्कूल में प्रवेश करता है। ऐसा नहीं कि जब बच्चा प्राथमिक स्कूल में जाता है तभी भाषा सीखता है, या प्लेवे स्कूल में जाता है तभी बच्चा बोलना मतलब भाषा सीखता है। ऐसा नहीं है, बच्चा सबसे पहले भाषा अपने घर में सीखता है। अगला प्रश्न है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने सबसे महत्वपूर्ण जिसको माना है वो है लक्ष्य। जब हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे और तब आप समझ भी पाइएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। कभी कभी अगर शिक्षक गृह कार्य की जांच करेंगे तो बच्चा कभी बना के लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे, सोचेंगे टीचर पता नहीं चेक करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए नहीं, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, कभी नहीं। तब तो बच्चा एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, भाई बनाना ही नहीं है। अगला ऑप्शन है नियमित। हाँ, ये सही है। बच्चे के गृह कार्य को शिक्षक को हमेशा नियमित रूप से रेगुलरली उनको चेक करते रहना चाहिए। और जब छात्र कहे नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर। हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो बच्चे को अच्छा ना लगे। बच्चे को डांटेंगे वो बिल्कुल बच्चे को पसंद नहीं आएगा, इसलिए हमें ये नहीं करना है। दोषारोपण करके बिल्कुल नहीं, ये भी बच्चे को पसंद नहीं आएगा। अनुबंधन के द्वारा हमेशा किसी भी बुरी आदत को सुधारा जाता है, अनुबंधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो कम गति से सीखने वाले बच्चे की मुख्य विशेषता होती है कि उसमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। उनमें कक्षा में समायोजन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है। उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है, नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्हें बस गणित में ही कठिनाई होती है, उन्हें किन्हीं भी सब्जेक्ट में कठिनाई हो सकती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न 22 क्वेश्चन यहाँ में से लास्ट में होगा वो। फिर निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? कौन सी ऐसी अक्षमता है जो केवल जन्म के समय से बच्चे के साथ आती है? दृष्टि दोष जन्म के बाद भी कुछ कारण होते हैं, कोई एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा होता है जिसके कारण दृष्टि चली जाती है। श्रवण दोष भी बाद में भी हो सकता है। मूक या बधिर भी लोग हो सकते हैं जन्म के बाद, जरूरी नहीं कि जन्म के समय से भी कई लोग होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हो सकते हैं। लेकिन मंद बुद्धि जो है, वो जो मंद बुद्धि होते हैं वो जन्म से ही मंद बुद्धि होते हैं। और हम जानते हैं कि बुद्धिमत्ता बढ़ाई नहीं जाती है। अगर बहुत अंतर आया तो 2 या 3% इसमें अंतर आ सकता है। इसलिए मंद बुद्धि जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डेसिबल। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है?
हम संकेत का प्रयोग किन बच्चों को शिक्षित करने के लिए करते हैं? दृष्टि दोष वाले को अगर हम संकेत में कुछ बताएंगे उन्हें तो दिखाई नहीं देता है। मूक या बधिर, जो बच्चे बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, उनको शिक्षित करने के लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। मंद बुद्धि नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, रचनावाद या ज्ञानवाद? इसका सही आंसर होगा रचनावाद। रचनावादी जो होते हैं वो हमेशा लर्निंग बाय डूइंग पे फोर्स डालते हैं। उनका कहना रहता है कि बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं वह करके सीखते हैं, या बच्चे को कुछ भी सीखने देना चाहिए तो उन्हें वह चीज़ खुद करने देना चाहिए, तभी वो सीख सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा रचनावाद। अगला प्रश्न है, समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए? आर्थिक स्तर की जांच के लिए, समाज के सर्वेक्षण के लिए, समाजीकरण की जांच में, या इन सभी में? तो समाजमिति तकनीक का प्रयोग हमेशा समाजीकरण की जांच के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, या जीवन यापन पर? हम जानते हैं कि अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर हो तो हो सकता है उनके आत्मसम्मान उनका बहुत ज़्यादा कम हो, उन्हें अच्छे संस्थान में प्रवेश ना मिले, या जिनका बहुत ही अच्छा आर्थिक स्थिति है उन्हें उच्च संस्थान में आसानी से प्रवेश मिले। उनके जीवन यापन में बहुत अंतर देखा जा सकता है। लेकिन सीखने की क्षमता जो है यह आर्थिक रूप से प्रभावित नहीं होता है। सीखने की क्षमता बच्चे में जन्म से होती है, उसे आर्थिक स्तर पर प्रभावित नहीं होता है सीखने की क्षमता। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उच्च जाति से संबंधित हो? बिल्कुल नहीं। उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, यह भी जरूरी नहीं है। वह संप्रेषण में निपुण हो, हाँ यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह कठोर नहीं, टीचर को कभी भी कठोर नहीं होना है। एक प्रभावी शिक्षक की बहुत सारी विशेषता होती है, जैसे उसका संचार कौशल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, उसमें मैत्री भावना होनी चाहिए, वो अच्छा फैसिलिटेटर हो, उसे अपने विषय का अच्छा ज्ञान हो। यह सभी बहुत ज़रूरी है एक शिक्षक को प्रभावी शिक्षक बनने के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वह संप्रेषण में निपुण हो। संप्रेषण के साथ उसमें श्रवण कौशल भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता, या नवीन ज्ञान की खोज? इसका सही आंसर होगा अपरिवर्तनशीलता। यह सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। जो सृजनात्मक होते हैं वे परिवर्तनशील होते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक स्तर की अवधि क्या है? तो हम पढ़ेंगे आगे कि पियाजे ने 4 स्तर दिए हैं। पहला संवेगात्मक स्तर, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक स्तर, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक स्तर, और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। संवेगात्मक स्तर का एज उन्होंने बताया है 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष तक।
पूर्व संक्रियात्मक स्तर का बताया उन्होंने 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक स्तर 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक स्तर 11 से 15 वर्ष। यहाँ हमसे पूछा गया है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर यानी 7 से 11 स्तर। प्याजे के सभी स्तर, जितने भी 4 स्तर दिए हैं प्याजे में, सब में किसी हर एक का अलग अलग इम्पोर्टेंट है, उसमें हर एक में कुछ कुछ मेन बातें हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक स्तर की, तो उसमें बच्चा विभेदीकरण सीख जाता है, किसी भी चीज़ का विभेदीकरण सीख जाता है, वर्गीकरण सीख जाता है। इसे हम डिफ्रेंसिएशन या क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, वर्गीकरण और विभेदीकरण को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक और प्रश्न रह गया था, वो है अब अंतिम प्रश्न है यह बिहार टीटी एग्जाम के 2011 के प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए, मौखिक व्याख्या के द्वारा। व्याख्या शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना है, हमें बच्चे को व्याख्या नहीं देना, लेक्चर नहीं देना है कभी भी। दूसरा है त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा, हाँ ये सही हो सकता है। अगला ऑप्शन हम देखते हैं क्षेत्र प्रवहन के द्वारा, नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा आज का सेशन। कैसा लगा आपको, आप हमें लाइक करके बताएं। अगर कुछ आपको लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तथा अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप बहुत सारी इन सब चीज़ों से, सारे टेट से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।